हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। विजन पीटी 365 आर्ट एंड कल्चर की इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम देखेंगे राजा राम मोहन राय के बारे में। और आप सभी को पता है कि इनको भारतीय पुनर्जागरण के जनक, पुनर्जागरण के पिता, नवजागरण के पिता कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इनके बारे में सुर्खियों में क्यों रहा है इनका। तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा राजा राम मोहन राय की 250वीं जयंती मनाई गई। तो यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि किसके द्वारा यहाँ पर राजा राम मोहन राय की जयंती मनाई गई है 250वीं। तो वो मनाई गई है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था और कब हुआ था? तो इनका जन्म जो हुआ था वो 22 मई 1772 को बंगाल प्रेसिडेंसी के हुगली जिले के राधानगर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम रमाकांत राय था और माता का नाम तारिणी देवी था। शिक्षा की अगर हम बात करें तो आधुनिक शिक्षा के साथ साथ उन्होंने वेदों, उपनिषदों, कल्पसूत्र और अन्य जैन ग्रंथों का भी अध्ययन किया था। इसके अतिरिक्त उन्होंने हरिहरानंद तीर्थस्वामी की सहायता से तांत्रिक कृतियों का भी अध्ययन किया था। उन्होंने इस्लाम और ईसाई धर्म के धार्मिक ग्रंथों का भी अध्ययन किया था। इस प्रकार की शिक्षा ने उन्हें धार्मिक हठ धर्मिता और सामाजिक बाध्यताओं के प्रति संयमशील बना दिया था। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दिए होंगे तो यहाँ पर सारी चीज़ों की तो बात कर रहा है कि यहाँ पर वेदों के बारे में इनको पता था, उपनिषद का भी शिक्षा इन्होंने लिया था, कल्पसूत्र का भी लिया था और अन्य जैन ग्रंथों का भी लिया था। लेकिन कहीं पर यहाँ आपको बौद्ध ग्रंथ नहीं दिख रहा है। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो इस चीज़ से आपको बचना है। यदि उसमें दे दे कि इनकी जो शिक्षा थी वो वेद, उपनिषद, कल्पसूत्र और अन्य जैन ग्रंथों के साथ साथ बौद्ध ग्रंथ भी शामिल थे इसमें, तो वो गलत होगा क्योंकि यहाँ पर कहीं भी बौद्ध ग्रंथ का जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, साथ ही थोड़ा सा इस पे ध्यान देंगे कि कहीं आपको ये लगे कि तांत्रिक कृतियों का भला अध्ययन ये क्यों करेंगे, तो इसको समझ के आप लोग काट दीजिए कि हो सकता है कि आप सोचिए कि तांत्रिक कृति है तो पंडित वगैरह करते होंगे इस चीज़ का, तो ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर वहाँ पर आप तुरंत गलत कर जाएंगे। तो यहाँ पर इन्होंने तांत्रिक कृतियों का भी अध्ययन किया था और उसके साथ साथ इन्होंने इस्लाम और ईसाई धर्म के धार्मिक ग्रंथों का भी अध्ययन किया था। जैसा कि आपको पता है कि अरबी में भी इन्होंने अपना ग्रंथ लिखा था, फारसी में भी लिखा था और ईसाई धर्म के बारे में तो आप जानते ही हैं, उसमें भी इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है। इस प्रकार की शिक्षा ने उन्हें, ये तो हो गया कि हठधर्मिता और सामाजिक बाध्यताओं के प्रति संयमशील बना दिया था। अब बहुभाषाविद थे ये बंगाली, फारसी, अरबी, संस्कृत, अंग्रेजी भाषा के ज्ञाता थे। जीविका, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवाओं में क्लर्क के रूप में प्रवेश किया था। यानी ये ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लर्क के पद पर गए थे और बाद में ये दीवान बन गए। यानी इनका क्या हुआ, प्रमोशन हो गया और ये दीवान बन गए। तो ध्यान देंगे, यहाँ पर उल्टा कर देगा, ये बोल देगा कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी सेवाओं में ये दीवान के पद पर गए थे। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि पहले ये क्लर्क के पद पर गए थे, क्लर्क के पद के बाद से ये गए थे दीवान के पद पर। अगर मृत्यु देखें तो इनका मृत्यु कई बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछा है, पीसीएस के जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें, कि इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी। तो ये ब्रिस्टल में हुई थी और ये ब्रिस्टल कहाँ पर है, तो इंग्लैंड में है। निवास के दौरान उनकी मस्तिष्कावरण शोध यानी मेनिंजाइटिस से मृत्यु हो गई थी। तो आप पढ़े होंगे मेनिंजाइटिस, ये उसमें है साइंस में। तो यहाँ पर ये जो मस्तिष्कावरण दिया है, मस्तिष्कावरण शोध का मतलब ये होता है कि जो दिमाग होता है, दिमाग, ये जो मेनिंजाइटिस है इसके बारे में बता रही हूँ मैं आपको कि दिमाग और रीढ़ की हड्डी में, रीढ़ की हड्डी में सूजन आ जाता है। और ये जो मेनिंजाइटिस है, हालांकि ये न्यूज़ में रहा है तो हो सकता है साइंस का क्वेश्चन आपसे पूछता ही है। तो यहाँ पर इनके मृत्यु का कारण बता ही दिया गया है कि इनका जो मृत्यु है वो मेनिंजाइटिस के कारण हुआ था। तो यहाँ पर आपसे पूछ लेगा कि ये विषाणु जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग है या बैक्टीरिया, फफूंदी, कुछ भी कर सकता है। तो ध्यान देंगे ये विषाणु है, विषाणु जनित रोग है, विषाणु जनित। ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट्स भी आप साथ में इसको याद कर लेंगे। उनके कुछ महत्वपूर्ण योगदान की बात करें तो उनके योगदान को अगर हम देखें तो बंगाल सती विनियमन
1829 यह विनियमन गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक के प्रशासन काल में पारित हुआ था। इस विनियमन ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। ज्ञातव्य है कि राय ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर के साथ मिलकर सती प्रथा के खिलाफ अथक प्रयास किए थे, जिनके परिणाम स्वरूप यह पारित किया गया था। तो बस आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है दो चीज़ें। पहला कि बंगाल सती विनियमन जो अधिनियम है ये कि कब पारित हुआ था, कब ये बना था, कब पारित हुआ था, तो 1829 में, और किस गवर्नर जनरल के प्रशासन काल में हुआ था या शासन काल में हुआ था, तो वो हुआ था विलियम बेंटिंक के शासन काल में। तो ये दो चीज़ है यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। महिलाओं को समान अधिकार की अगर हम बात करें तो उन्होंने महिलाओं के लिए समान विरासत के अधिकार की मांग करते हुए बाल विवाह की, बहु विवाह की भी कड़ा विरोध किया था। तो जाहिर सी बात है ये एक समाज सुधारक थे। सती प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह, ये जो कुप्रथाएं थीं, इनको लेकर के ये बहुत ज़्यादा सख्त थे और काफ़ी इन्होंने विरोध भी किया और इसमें काफ़ी हद तक सफल भी हुए थे। शैक्षिक सुधार की अगर हम बात करें तो उन्होंने शिक्षा के आधुनिकीकरण, विशेष रूप से पश्चिमी पाठ्यक्रम की शुरुआत के लिए अभियान चलाया था। इसी भावना से उन्होंने संस्कृत कॉलेज की स्थापना का भी विरोध किया था। तो यहाँ से ये भी आपको ध्यान रखना है कि यह पश्चिमीकरण जो शिक्षा था, जो पश्चिमीकरण शिक्षा पद्धति थी, उस पर ज़्यादा बल देते थे। वो कहते थे कि आप लोगों को यही शिक्षा लेनी चाहिए। और ये जो संस्कृत कॉलेज की स्थापना हो रही थी उस दौरान, तो इन्होंने क्या किया था कि इसका विरोध भी किया था कि आप संस्कृत कॉलेज का स्थापना मत कीजिए, क्योंकि आप लोगों को ज़रूरत है तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली की। उन्होंने वर्ष 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना स्कॉटिश परोपकारी डेविड हेयर के सहयोग से की थी। बाद में इसे प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाने लगा था। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी, तो 1817 में अगर पूछे तो वो राजा राम मोहन राय ने किया था। और किसके सहयोग से, तो डेविड हेयर के सहयोग से। ठीक है, बाद में इसे प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाने लगा था। तो ये भी ध्यान रखेंगे। वर्ष 1822 में आंग्ल वैदिक स्कूल की स्थापना की। तो कई बार ये भी पूछा है कि निम्नलिखित में से आंग्ल वैदिक स्कूल की स्थापना किसने की थी, तो देवेंद्रनाथ टैगोर और राजा राम मोहन राय, और भी एक दो नाम हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि आंग्ल वैदिक स्कूल की भी स्थापना, स्वामी विवेकानंद भी था उसमें। तो ध्यान देंगे, हाँ 4 था, स्वामी विवेकानंद, दयाराम साहनी, राजा राम मोहन राय और देवेंद्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि स्वामी विवेकानंद ने किया होगा या दयाराम साहनी ने किया होगा। यहाँ पर किसने किया था, तो वो किए थे आपके राजा राम मोहन रॉय। वर्ष 1826 में वेदांत कॉलेज की भी स्थापना उन्होंने की। ये भी कई बार पूछा है। तो आंग्ल वैदिक स्कूल, वेदांत कॉलेज, हिंदू कॉलेज, इन सब का जो स्थापना है, मदरसे का भी उन्होंने कलकत्ता में मदरसे का भी निर्माण किया था। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये राजा राम मोहन रॉय ने किया था। तो आपको डेट के हिसाब से पढ़ना है। और भी हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई होगी, ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल एक ही हुआ होगा। तो आपको डेट के हिसाब से, सन के हिसाब से ये चीज़ें याद रखनी है कि किस काल की बात कर रहा है और किसने किया था। वर्ष 1830 में महासभा की संस्था की स्थापना अलेक्जेंडर डफ के सहयोग से की थी। बाद में यह स्कॉटिश चर्च कॉलेज के नाम से विख्यात हुआ। तो यहाँ पर महासभा की संस्था की स्थापना किसने की थी, तो 1830 में महासभा की संस्था की स्थापना भी राजा राम मोहन रॉय ने ही किया था। और किसके सहयोग से किया था ये भी इम्पोर्टेंट है, तो अलेक्जेंडर डफ के। ठीक है, तो दोनों जगह यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे। हिंदू कॉलेज की स्थापना इन्होंने किसके सहयोग से किया था, तो वो किया था डेविड हेयर के सहयोग से। लेकिन महासभा की संस्था की स्थापना इन्होंने किसके सहयोग से किया था, तो अलेक्जेंडर डफ की वजह से। धार्मिक योगदान की अगर हम बात करें तो हिंदू सुधारक के रूप में उन्होंने वेदांत और महानिर्वाण तंत्र से हिंदू शास्त्रों पर एकात्मक प्रतिक्रिया दी। यानी ये कहते थे कि ईश्वर केवल एक है, एकेश्वरवादी थे ये, एकेश्वरवाद पर ये बल देते थे। उन्होंने निम्नलिखित की स्थापना की थी। आत्मीय सभा की भी स्थापना इन्होंने ही किया था। कब किया था, तो 1814 में। इसकी स्थापना वेदांत में एकेश्वरवाद के विचार पर दार्शनिक चर्चाओं को पोषित करने के लिए की गई थी। साथ ही यह मूर्ति पूजा, जातिवाद, बाल विवाह, बहु विवाह, सती प्रथा, इसमें अन्य जो दिया है यहाँ पर ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अभियान चलाने पर केंद्रित था। तो ये जो आत्मीय सभा था इसका उद्देश्य क्या था, इसका काम क्या था, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे।
ब्रह्म सभा की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म सभा की स्थापना सबसे पहले तो डेट ऑफ सन याद रखेंगे, 1828 में हुआ था। और इसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर के पिता थे देवेंद्रनाथ टैगोर के साथ की गई थी। और इसे ही ब्रह्म समाज के नाम से जानते हैं। तो यदि आपसे पूछ ले कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की और ब्रह्म सभा की स्थापना किसने की, तो ध्यान रखेंगे ये ब्रह्म समाज हो या ब्रह्म सभा हो, इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने देवेंद्रनाथ टैगोर के साथ की थी। ठीक है, यहाँ पर इनके साथ मिल करके किए थे ये। मुस्लिम रक्षक, आस्था के एक मुस्लिम रक्षक के रूप में उन्होंने तुहफात उल मुवाहिदीन, एकेश्वरवादियों को एक उपहार और मोनोजौतुल अदियाँ की रचना की। ये दोनों ग्रंथ शास्त्र संबंधी ग्रंथ थे। तो ध्यान देंगे यहाँ पर ये बुक्स हमेशा पूछ लेता है कि इसके लेखक कौन है। तो तुहफात उल मुवाहिदीन और मोनोजौतुल अदियाँ ये किसने लिखा था? तो राजा राम मोहन रॉय ने लिखा था इसको। ईसाई धर्म की अगर हम बात करें तो ईसाई धर्म मिशनरियों के साथ अपने वाद विवादों में पुराने और नए शास्त्रों के संपूर्ण ढांचे का एकात्मक संस्करण दिया था। प्रेस की स्वतंत्रता उन्होंने 1829 और वर्ष 1930 में 1829 और 1830 में प्रेस की स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश शासन के समक्ष याचिका दायर की थी। उन्होंने निम्नलिखित समाचार पत्रों का प्रकाशन किया था। तो अब देखते हैं इन्होंने क्या क्या प्रकाशन किया, कौन से समाचार पत्रों का। तो उन्होंने किया था पहले तो संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी का मतलब है मून ऑफ इंटेलिजेंस, वर्ष 1821 में स्थापित। यह किसी भारतीय भाषा में साप्ताहिक रूप से प्रचारित होने वाला प्रथम। तो ये जो संवाद कौमुदी था इसका भाषा याद रखेंगे, यहाँ से बस इतना रखेंगे। ये एक तो यहाँ डेट याद रखेंगे, वर्ष याद रखेंगे कि कौन से वर्ष में इसको स्थापित किया गया था। तो ये किया गया था 1821 में। और ये किस भाषा में था? तो ये बंगाली भाषा में था, संवाद कौमुदी। तो नाम से ही पता चल रहा है कौमुदी यानी बंगाली शब्द है आपका। मिरातुल अखबार, मिरर ऑफ न्यूज़। तो मिरर ऑफ न्यूज़ यानी समाचार का दर्पण। तो मिरातुल अखबार से भी आपसे पूछ लेगा कि इसका मतलब क्या है और इसको कब लिखा गया था? तो ये 1822 में लिखा गया था। और कई बार आपसे पूछा है कि ये किस भाषा में था? तो ये फारसी समाचार पत्र था। तो ध्यान देंगे संवाद जो कौमुदी है वो बंगाली में है और जो ये मिरातुल अखबार है वो फारसी में है। रॉय इस अखबार के पहले संपादक भी थी। तो ये ध्यान नहीं रखना आपको, बस इतना ध्यान रखना है कि किस भाषा में था और किसने लिखा था, कब लिखा था। आर्थिक सुधार की अगर हम बात करें तो भारत के आर्थिक शोषण के लिए अंग्रेजों को उत्तरदायी ठहराया इन्होंने। गरीब किसानों के लिए आवाज़ उठाई, मुगल बादशाह के वजीफे में वृद्धि की। राजनीतिक सुधार के लिए क्या किया इन्होंने? तो उन्होंने सार्वजनिक रूप से भारत के लिए स्वतंत्रता की मांग नहीं की थी, लेकिन फिर भी भारतीयों के नागरिक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी और यूरोपीय लोगों की नस्लीय श्रेष्ठता का विरोध किया था। तो यहाँ से थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा आप लोग कि इन्होंने सार्वजनिक रूप से भारत की स्वतंत्रता की मांग नहीं की थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा सा यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ये मुगल बादशाह के वजीफे में वृद्धि वाला है तो यहाँ पर कमी कर देगा, तो इसको भी आपको ध्यान में रख करके चलना है। अब ये देखते हैं, ये सब आपको क्रम याद होना चाहिए। ठीक है, ये क्रम आपसे पूछ लेगा, ऑर्डर पूछ लेगा, जैसे कि यहाँ भी पूछ लेगा आपसे ऑर्डर। ठीक है, ये जो है यहाँ पर ये देख सकते हैं 1817 में क्या हुआ, 22 में क्या हुआ, 26 में क्या हुआ, 30 में क्या हुआ, 28 में क्या हुआ, 14 में क्या किया, 21 में उन्होंने क्या किया। तो ये सारी चीज़ें पूछ लेगा आपसे, तो ऑर्डर भी थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए चलेंगे। 1828 में हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी संप्रदाय के रूप में स्थापित। 1833 में राजा राम मोहन राय की मृत्यु के साथ ब्रह्म समाज की प्रगति मंद हो गई। 42 में क्या हुआ? द्वारिकानाथ टैगोर के पुत्र देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में इसकी नई शुरुआत के लिए प्रयास किया गया और 1857 में केशव चंद्र सेन इसमें सम्मिलित हुए। 61 में, तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके लिए कि कौन कौन कब सम्मिलित हुआ, कौन कब नहीं हुआ। ये इम्पॉर्टेंट है हिंदू कॉलेज, सती प्रथा, आंग्ल वैदिक स्कूल की स्थापना, ये सारी चीज़ें, आत्मीय सभा, ये सारी चीज़ें आपको इसका जो वर्ष है वो याद होनी चाहिए और वो भी ऑर्डर फॉर्म में। अब श्री अरबिंदो के बारे में देख लेते हैं। तो ये भी सुर्खियों में इसलिए रहे हैं क्योंकि इनकी भी 150वीं जयंती मनाई गई है। श्री अरबिंदो 20वीं सदी के बंगाली कवि, दार्शनिक, आध्यात्मिक नेता और एक क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका जन्म 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता में हुआ था। तो यहाँ पर भी देखिए जन्म इनका सेम ही है।
1872 में इनका भी हुआ था। सॉरी, ये 1772 है। ठीक है सर, ध्यान देंगे 1772 है। इनकी 250वीं जयंती है। ठीक है, और इनकी क्या है, 150वीं जयंती है। और कब हुआ था इनका जन्म, तो 1872 में। इनका जन्म कलकत्ता में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दार्जिलिंग में एक कॉन्वेंट स्कूल से प्राप्त की थी। उन्होंने 1884 में लंदन के सेंट पॉल स्कूल में तथा 1890 में कैम्ब्रिज के किंग्स कॉलेज में पढ़ाई की थी। साथ ही उन्होंने ICS परीक्षा में 11वीं रैंक हासिल की थी। हालांकि वे अपनी प्रोबेशन अवधि पूर्ण नहीं कर सके थे। वे भारत की स्वतंत्रता के लिए जन आधारित आंदोलन की मांग करने वाले आरंभिक नेताओं में से एक थे। तो ध्यान देंगे, भारत की स्वतंत्रता के लिए जन आधारित आंदोलन की मांग करने वाले आरंभिक नेताओं में से ये एक थे। इनके योगदान की अगर हम बात करें तो राजनीति के क्षेत्र में उन्होंने क्या क्या योगदान दिया, तो ये गर्मपंथी आंदोलन के अग्रदूत थे। तो लाल बाल पाल जानते ही हैं, एक नाम अरबिंदो का भी आप ध्यान रखेंगे। उन्होंने उनके सहयोग से 1902 में अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी। तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि 1902 में अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी, तो श्री अरबिंदो ने। 1908 के अलीपुर संयंत्र केस का हिस्सा थे ये। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के दौरान वह नरमपंथियों के खिलाफ बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व वाली गर्मपंथी समूह में शामिल हो गए थे। तो आपको जाहिर सी बात है, जब ये गर्मपंथी आंदोलन के अग्रदूत थे तो गर्मपंथी समूह में ही शामिल होंगे। इसे सूरत विभाजन के नाम से भी जाना जाता है। 1907 का ये जो कांग्रेस के अधिवेशन था, इसको सूरत अधिवेशन के नाम से भी जानते हैं। सूरत अधिवेशन में ही कांग्रेस का 2 भागों में विभाजन हो गया था। तो ये आप सभी को पता होगा। आध्यात्मिक योगदान की अगर हम बात करें तो 1914 में उन्होंने आर्य नामक एक दार्शनिक मासिक पत्रिका की शुरुआत की थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि आर्य नामक एक दार्शनिक मासिक पत्रिका की शुरुआत किसने की, तो दयाराम साहनी वगैरह नहीं आएंगे यहाँ पे। सॉरी, मैं दयाराम साहनी बोल रही हूँ बार बार। दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम यहाँ पर कर देगा क्योंकि वो आर्य समाज से संबंधित थे। तो ध्यान देंगे, ये जो आर्य नामक एक दार्शनिक मासिक पत्रिका की शुरुआत की गई थी वो श्री अरबिंदो के द्वारा किया गया था। इस पत्रिका की प्रेरणा से 1926 में मीरा अल्फांसा के सहयोग से श्री अरबिंदो आश्रम की स्थापना की गई। मीरा अल्फांसा ने ऑरोविले अर्थात भोर का शहर की स्थापना की थी। यह एक शांतिपूर्ण, प्रगतिशील और सामंजस्यपूर्ण अस्तित्व के लिए निर्मित एक सार्वभौमिक शहर था। तो यहाँ पर इसका अर्थ थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि ऑरोविले अर्थात भोर का शहर। ऑरोविले का मतलब क्या है, तो भोर का शहर। और इसकी स्थापना किसने की थी, तो मीरा अल्फांसा ने। उन्होंने इंटीग्रल योग की अवधारणा विकसित की थी। इसके तहत उनका मानना था कि मनुष्य सच्चा आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। यानी ये कह सकते थे कि इंटीग्रल योग के माध्यम से कोई भी मनुष्य सच्चा आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। साहित्य के योगदान की अगर हम बात करें तो 1893-94 में इंदु प्रकाश में उनके द्वारा लिखे गए लेखों को न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड शीर्षक से प्रकाशित किया गया था। तो ये पूछा भी है कि न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड शीर्षक से प्रकाशित किया गया लेख किससे संबंधित है, तो श्री अरबिंदो से है। इसमें उन्होंने कांग्रेस की अति उदारवादी राजनीति की आलोचना की थी। उन्होंने वंदे मातरम दैनिक समाचार पत्र था, ये अंग्रेजी में था, ये वंदे मातरम, ये भी ध्यान रखेंगे, अंग्रेजी में था। और दैनिक समाचार पत्र था। कर्मयोगिनी, ये भी अंग्रेजी में था। और धर्मा, ये बंगाली में था। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखेंगे, थोड़ा नहीं बल्कि अच्छे से ध्यान रखेंगे कि ये जो कर्मयोगिनी है, पढ़ के तो ऐसा लग रहा है कि हिंदी वगैरह बंगाली वगैरह में होगा। वंदे मातरम भी पढ़ के लग रहा है कि ये भी बंगाली वगैरह में ही होगा, लेकिन ये अंग्रेजी में था। कर्मयोगिनी भी अंग्रेजी में था। और बंगाली ये जो धर्मा था ये बंगाली में था। तो केवल धर्मा ही एकमात्र इन तीनों में था जो बंगाली में था, बाकी 2 आपके अंग्रेजी में थे। क्रांतिकारियों को प्रेरित करने के लिए उन्होंने युगांतर पत्रिका, ये भी पूछा है कई बार, युगांतर पत्रिका में अपने लेख प्रकाशित किए थे। तो युगांतर भी किस में है, तो ये बंगाली में है। और ये एक क्रांतिकारी समाचार पत्र है। तो ये भी ध्यान में रखेंगे कि क्रांतिकारी समाचार पत्र कौन कौन से थे। इसके अलावा अनुशीलन समिति द्वारा प्रकाशित एक पुस्तिका भवानी मंदिर में भी उनके लेख प्रकाशित होते थे। तो भवानी मंदिर भी इन्हीं से संबंधित है। उन्होंने रामायण, महाभारत, उपनिषदों से लेकर कालिदास, भवभूति
और भर्तृहरि द्वारा रचित ग्रंथों का अध्ययन किया और उसका अनुवाद भी किया था। कविताओं, पत्रों और निबंधों के रूप में संकलित उनकी अन्य कृतियां हैं एसेज ऑन गीता, कलेक्टेड पोएम्स एंड प्लेज, द सिंथेसिस ऑफ योगा, द ह्यूमन साइकिल, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, सावित्री, एलिजेंट एंड ए सिंबल आदि। तो ये ज़रूर आपको याद होना चाहिए। कृतियाँ जो है ना, ये कृतियाँ पूछ लेता है और कहाँ से यूपीएससी उठा करके पूछ ले ये कोई नहीं जानता। तो ये जितने भी हैं ये आपको थोड़ा नज़र में होना चाहिए, ताकि अगर ये आए वहाँ पर तो तुरंत आपको याद आ जाए कि आपने इसको कहाँ पढ़ा था और किसकी कृतियाँ है ये। जातिगत भेदभाव पर उनका तर्क था कि जाति आधारित भेदभाव बाहरी है और इसने सामाजिक पतन को बढ़ावा दिया है। यानी ये जातिगत भेदभाव को सामाजिक पतन का बढ़ावा मानते थे। श्री अरबिंदो श्री रामानुजाचार्य की शिक्षा से प्रभावित थे, जिन्होंने हिंदू धर्म में बहिष्कृत लोगों को शामिल करने के पक्ष में तर्क दिया था। वे स्वामी विवेकानंद के नव वैदांतिक दर्शन से भी प्रेरित थे। तो मैंने आपको जब ये रामानुजाचार्य वाला हम लोग पढ़ रहे थे, इससे चौथे लेक्चर में ही है जो इसके उसके बाद ही ये वीडियो है। तो इससे पहले वाला जो वीडियो है उसमें मैंने आपको लिखवाया है कि नौ वेदांतिक दर्शन के रचयिता कौन थे, तो वो स्वामी विवेकानंद थे। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। वहाँ वेदांत भी था। जिन्होंने सभी जीवित प्राणियों की मौलिक एकता के पक्ष में तर्क दिया था। वे सनातन धर्म में दृढ़ विश्वास रखते थे, जो ईश्वर के समक्ष सभी की समानता पर बल देता है। तो सनातन धर्म में भी इनका विश्वास था। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो जो चीज़ें हाईलाइट की गई हैं विशेष करके ये जो इनका योगदान है, इन्होंने इनकी कौन कौन सी कृतियाँ हैं और किस भाषा में हैं, ये चीज़ें आपको रटी होनी चाहिए बिल्कुल। 15 अगस्त 1947 के अवसर पर श्री अरबिंदो के 5 सपने। तो देख लेते हैं इनके 5 सपने कौन कौन से। अच्छा ही होगा। मनुष्य को उच्च और व्यापक चेतना की ओर ले जाने के लिए विकास का चरण, भौतिक और आध्यात्मिक प्रथाओं का मार्गदर्शन करने के लिए भारतीय आध्यात्मिक शक्ति, संपूर्ण मानव जाति के लिए एक बेहतर, उज्जवल और शानदार जीवन के लिए विश्व संघ, बेहतर भविष्य के लिए भारत का एकीकरण, भारत की मदद से एशियाई देशों का पुनरुत्थान और स्वतंत्रता। तो ये इनके 5 सपने थे। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेंगे, क्योंकि आजकल कोई ठीक नहीं है। स्टेटमेंट ऐसे जहाँ पर भी होते हैं कई सारे, तो उठा करके दे देता है। अब आते हैं छत्रपति साहू महाराज जी के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सुर्खियों में क्यों रहे थे? तो हाल ही में महाराष्ट्र राज्य ने महान मराठा शासक छत्रपति साहू महाराज की 100वीं पुण्यतिथि मनाई। साहू महाराज के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 1874 ईस्वी में कोल्हापुर जिले में हुआ था। वह आधुनिक मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज थे। ये कोल्हापुर की भी कहानी है। ये कोल्हापुर का नाम कोल्हापुरी क्यों पड़ा? इसमें भी ये जो कोल्हा था, ये कोल्हासुर था, ये एक राक्षस था। तो जो उस टाइम पे, आज जो इसको हम कोल्हापुर मानते हैं, तो उस टाइम पे इसको प्राचीन काल में इसका नाम क्या था? दक्षिण काशी या अंबाबाई के नाम से जानते थे। तो ये जो कोल्हासुर था ये बहुत ही वहाँ के लोगों पर अत्याचार करता था। तो लोगों ने क्या किया? देवी महालक्ष्मी की प्रार्थना की। तो देवी महालक्ष्मी और इसके बीच में 9 दिनों तक युद्ध चला। अंत में ये हार गया। तो इसने अपनी इच्छा जाहिर की कि देवी लक्ष्मी से कि मैं चाहता हूँ कि इस जगह का नाम मेरे नाम पर पड़े। तब से इसका नाम कोल्हापुर, कोल्हासुर की जगह कोल्हापुर नाम इसका पड़ गया। तो आज भी वहाँ पर मंदिर भी है। ये महाराष्ट्र में है, पंचगंगा नदी पर है ये। और ये जो शहर है ये पर्यटकों के लिए बहुत ही बढ़िया जगह माना जाता है। पर्यटकों में काफ़ी फेमस है ये, ठीक है। तो यहाँ ये वह मूल रूप से यशवंतराव घाटगे के नाम से जाने जाते थे। तो मूल नाम इनका क्या था? मूल रूप से किस नाम से जाने जाते थे? छत्रपति शिवाजी महाराज, सॉरी साहू महाराज। ये तो शिवाजी के वंशज थे ना। तो ये यशवंतराव घाटगे के नाम से जाने जाते थे। साथ ही उनका पालन पोषण भोसले वंश में हुआ था। वे वर्ष 1894 में कोल्हापुर के शासक बन गए थे। साहू महाराज के जीवन से संबंधित प्रमुख घटनाएं अगर देखें तो वेदोक्त वस्तुतः वैदिक धार्मिक संस्कारों को संदर्भित करता है। इसे समकालिक सभी द्विज जाति कौन होते थे? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ध्यान देंगे द्विज में शूद्र नहीं आते थे, ठीक है। तो इस वेदोक्त में क्या किया गया था कि जो सभी द्विज जाति थे उनके एक अधिकार के रूप में संज्ञा दी गई थी। हालांकि यह
पुराणोक्त संस्कारों से पृथक रहा है, जिसका मुख्यतः सभी शूद्र जातियों द्वारा अनुपालन किया जाता था। तो ये सब आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। एक तो ये ध्यान रखिएगा कि इनका जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था। दूसरा, इनका ये जो नाम, किस नाम से ये जाने जाते थे, ये नाम इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी इनका योगदान भी देखेंगे अभी। डॉक्टर BR अम्बेडकर के साथ संबंध अगर हम इनका देखें, अच्छा यहाँ देखते हैं। 1899 में साहू महाराज ने वेदोक्त पर अपना दावा पेश किया था, लेकिन उनके शाही पुरोहित ने उन्हें इसका अनुपालन करने से इनकार कर दिया था। अनुपालन करवाने से इनकार कर दिया क्योंकि उनके विचार में साहू महाराज एक शूद्र थे। ठीक है। डॉक्टर BR अम्बेडकर के साथ संबंध अगर हम देखें तो उन्होंने अम्बेडकर को अपना अध्ययन पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की थी। वर्ष 1920 में दोनों ने मिलकर अस्पृश्यों के कल्याण के लिए एक सम्मेलन का भी आयोजन किया था। इस सम्मेलन में साहू महाराज ने डॉक्टर अम्बेडकर को भारत में दलित वर्गों के एक सच्चे नेता की उपाधि दी थी। तो ध्यान देंगे, यहाँ पर पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से अम्बेडकर को भारत में दलित वर्गों के यानी दलित वर्गों के एक सच्चे नेता की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो वो किए थे साहू जी महाराज। इसके अतिरिक्त उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर के समाचार पत्र मूक नायक को भी वित्त पोषित किया था। तो मूक नायक ये जो समाचार पत्र है ये किसका है? तो ये अम्बेडकर का है। आधुनिक भारत के निर्माण में उनका प्रमुख योगदान अगर हम देखें तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या इनका योगदान रहा? तो सामाजिक रूप से पृथक समूहों के लिए मिस क्लार्क बोर्डिंग स्कूल की स्थापना की। साथ ही उन्होंने राज्य में सभी के लिए अनिवार्य मुक्त प्राथमिक शिक्षा की भी शुरुआत की। तो ये भी ध्यान देंगे। एक तो इन्होंने क्या किया था कि मिस क्लार्क बोर्डिंग स्कूल की भी स्थापना की। ठीक है, और फिर उन्हें क्या किया कि सभी के लिए अनिवार्य मुफ्त प्राथमिक शिक्षा की भी शुरुआत की। इसके अतिरिक्त वैदिक स्कूलों की भी इन्होंने स्थापना किया था। सामाजिक सुधार अगर देखें तो उन्होंने 1917 में कोल्हापुर में विधवा पुनर्विवाह को वैध बना दिया। साथ ही वर्ष 1919 में उन्होंने अंतरजातीय और अंतरधार्मिक विवाह को वैध घोषित कर दिया था। उन्होंने महिलाओं के खिलाफ क्रूरता को रोकने के लिए कानून और अस्पृश्यता के पालन के खिलाफ घोषणा पत्र पारित किया था। तो जाहिर सी बात है, एक समाज सुधारकर्ता इन सब चीज़ों पर फोकस करता है, तो ये कॉमन सेंस वाली चीज़ है। साहू जी ज्योतिबा फूले के कार्यों से प्रभावित थे। उन्होंने उनके सत्यशोधक समाज को संरक्षण प्रदान किया था। कालांतर में वे आर्य समाज से भी जुड़ गए थे। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, सत्यशोधक समाज किसकी रचना है, किससे संबंधित है? तो ज्योतिबा फूले से। ये सत्यशोधक एक समाज था, इसकी स्थापना ज्योतिबा फूले ने किया था। ये रचना नहीं है, समाज है। साहू महाराज ने राज्य की सेवाओं में 50% पद पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किए थे। यह उस पहल की शुरुआत थी जिसे आरक्षण या सकारात्मक कार्यवाही कहा जाता है। तो ये भी छोड़िए। राजनीतिक सुधार में अगर हम देखें तो उन्होंने वर्ष 1916 में निपानी में एक डेक्कन रयत एसोसिएशन की स्थापना की। तो डेक्कन रयत एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो साहू जी महाराज ने। एसोसिएशन द्वारा गैर ब्राह्मणों के लिए राजनीतिक अधिकारों को सुरक्षित बनाए रखने पर जोर दिया गया था, यानी जो गैर ब्राह्मण थे उनके अधिकारों की यहाँ पर बात की गई थी। साथ ही राजनीति में उनकी समान भागीदारी को भी आमंत्रित किया गया था। यानी इनका तो एक पहले से ही यही था कि समाज में भेदभाव नहीं होना चाहिए। और आप देखेंगे कि द्विज में कौन कौन आते थे, शूद्रों को बिल्कुल छोड़ दिया जाता था, लेकिन यहाँ पर उन्हें गैर ब्राह्मणों के लिए भी, यानी केवल वही लोग नहीं आएंगे जिनको मान्यता प्राप्त है, बाकी इसमें सभी आएंगे। आर्थिक सुधार उन्होंने कताई और बुनाई मिल, समर्पित बाजार स्थान, किसानों के लिए सहकारी समितियों की स्थापना आदि जैसी कई परियोजनाओं की शुरुआत की। साथ ही किसानों को फसल उपज और संबंधित तकनीकों को बढ़ाने के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किंग एडवर्ड कृषि संस्थान की स्थापना की। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। किंग एडवर्ड कृषि संस्थान की स्थापना किसने की थी? तो साहू जी महाराज ने। उन्होंने वर्ष 1907 में राधानगरी बांध की भी शुरुआत की थी। तो राधानगरी बांध परियोजना भी इन्होंने शुरू की थी। स्वतंत्रता संग्राम बाल गंगाधर तिलक के सुझाव पर उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने वाले शिवाजी क्लब को भी धन और हथियारों के रूप में मदद प्रदान की थी। तो जितने भी यहाँ पर ब्लैक से हाईलाइट किए गए हैं वो चीज़ें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। खास करके इनके कार्य क्या थे और इनकी रचना क्या थी, किन चीज़ों का इन्होंने स्थापना किया था, ये इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में। तो हाल ही में प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के भीमाराव में, ये देखे भी होंगे आप, भीमा नाम भी था, मूवी RRR जो आई थी, तो ये उन्हीं पर है, ये अल्लूरी सीताराम राजू वाला कहानी। ठीक है, मतलब
वो तो एक कहानी है, कहानी की तरह सच तो है नहीं खैर, लेकिन कह रहे थे सब लोग कि मतलब उस उन्हीं पर ये कहानी थी। ठीक है, ये मूवी उन्हीं पर बनाई गई थी। तो ये आंध्र प्रदेश के भीमावरम में महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती के अवसर पर 1 वर्ष तक चलने वाले जयंती समारोह का शुभारंभ किया गया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने अल्लूरी सीताराम राजू की कांस्य प्रतिमा का भी अनावरण किया। तो चर्चा में इसीलिए रहे क्योंकि आंध्र प्रदेश के भीमावरम में इनकी 125वीं जयंती पर कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है? तो हमारे पीएम के द्वारा, इसलिए ये ज़्यादा ही हाईलाइटेड रहा है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 250वीं, 150वीं, 125वीं, तो ये जयंतियाँ जो है ये याद होनी चाहिए आपको, क्योंकि घुमा देगा कि 200, 150 में किसकी हुई थी, ठीक है, 150वीं किसकी थी, 250वीं किसकी थी। तो अभी हमने देखा कि वो जो थे राजा राम मोहन राय, उनकी 250वीं थी। फिर ये हमने देखा, फिर ये देख रहे हैं हम लोग, तो ये जयंती आपको याद होनी चाहिए। अब अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में देखते हैं। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? मद्रास प्रेसिडेंसी के पश्चिमी गोदावरी जिले के मोगल्लू गांव में हुआ था। ऐसा माना जाता था कि वह एक चमत्कारिक पुरुष हैं तथा उनके पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं। उन्हें मन्यम वीरुडु के रूप में भी जाना जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ जंगलों का नायक। तो ध्यान देंगे कि मन्यम वीरुडु मन्यम वीरुडु के रूप में किसे जाना जाता है? तो अल्लूरी सीताराम राजू को। इन्होंने रंपा जो विद्रोह था उसका नेतृत्व किया था, ये भी ध्यान में रखेंगे। इन्होंने रंपा विद्रोह के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह कलकत्ता सीक्रेट सोसाइटी के सदस्य थे। इन्होंने चटगांव में क्रांतिकारियों की एक बैठक में भी भाग लिया था। इन्होंने पहाड़ी क्षेत्र में असहयोग आंदोलन के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह एक शानदार रणनीतिज्ञ थे जिन्हें वहाँ की भौगोलिक स्थितियों का भली भांति ज्ञान था। अंग्रेजों के साथ गुरिल्ला युद्ध में शामिल थे। तो इनके बारे में ये चीज़ें बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। एक तो इनको कौन सी उपाधि दी गई थी, इसका मतलब क्या है, इन्होंने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था, जन्म इनका कहाँ पर हुआ था, तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए इनके बारे में। अगर हम इस विद्रोह के बारे में देखें तो रंपा विद्रोह को मन्यम विद्रोह भी कहा जाता है। यह एक आदिवासी विद्रोह था। विद्रोह को जन्म देने वाले कारक, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कारक पूछ लेता है आपसे। तो कारक था इसका, मुत्तार इस क्षेत्र के वास्तविक शासक थे। उन्हें ज़बरदस्ती औपनिवेशिक ढांचे के अधीन लाकर उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति को चुनौती दी गई थी। नए औपनिवेशिक शासन के तहत पोडू खेती यानी स्थानांतरित खेती को अवैध घोषित कर दिया गया था। ठीक है, तो कारण ये भी था। औपनिवेशिक शासन ने स्थानीय लोगों के लघु वनोपज एकत्र करने के अधिकारों को भी छीन लिया। अब बताइए, ये जो वनोपज थे एकमात्र इनके जीविका का साधन यही होता था। और फिर जो स्थानांतरित खेती होती थी, ये इसको क्या बोलते हैं, झूम खेती भी बोलते हैं ना। तो ये जो झूम खेती होती थी इसको भी क्या किया इन्होंने, अवैध घोषित कर दिया। मतलब पूरे तरीके से इनके जितने भी अधिकार थे उन सारे अधिकारों को छीन लिया। आदिवासियों को जबरन वेट्टी अर्थात अवैतनिक श्रम में लगाया जाता था और ऊपर से बेगारी भी करवाते थे और उस पर पैसा भी नहीं देते थे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये पूछ लेगा आपसे कि वेट्टी का मतलब क्या होता है। वेट्टी का संबंध किससे है? तो वेट्टी का संबंध है अवैतनिक श्रम से। कोई भी वेतन नहीं देते थे और श्रम में इनको लगाते थे। तो ये थे इसके कारक। तो कारक आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। ठीक है। अल्लूरी सीताराम राजू ने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि वे वन उपज के एकमात्र स्वामी हैं। इस आधार पर उन्हें दमनकारी मद्रास वन अधिनियम 1882 के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया। तो ये जितने भी अधिकार थे इनके जो छीने गए थे, जैसे कि स्थानांतरित खेती को अवैध करना, वनों उपज को एकत्र करने के अधिकारों को छीन लेना, तो ये जो सारे जो नियम बनाए थे अंग्रेज़ों ने, ये इस अधिनियम के तहत इन्होंने बनाया था। तो ये अधिनियम भी ध्यान में रखेंगे। आंदोलन का घटनाक्रम। अल्लूरी सीताराम राजू का मानना था कि आधुनिक हथियारों से लैस ब्रिटिश सेना के विरुद्ध पारंपरिक हथियारों से नहीं लड़ा जा सकता। बिल्कुल सही बात है। इसीलिए आधुनिक हथियार प्राप्त करने के लिए उन्होंने पुलिस थानों से हथियारों को लूटना शुरू कर दिया। ठीक है, तो एकमात्र यही तरीका था। तो इन्होंने क्या किया, लूटना ही शुरू कर दिया। हथियारों के लिए पहला हमला
विशाखापट्टनम, और ये दिखाया भी था इसमें, ये जो पुलिस के जो थे, आप मूवी में देखे भी होंगे, लेकिन उसमें वो खुद काम करते थे। उसमें वो जो एक राम नाम का कैरेक्टर रामचरण ने जो निभाया है। हथियारों के लिए पहला हमला विशाखापट्टनम एजेंसी क्षेत्र के चिंतापल्ली पुलिस स्टेशन पर किया गया था। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, पहला यहाँ पर बात कर रहा है कि पहला हमला कहाँ पर हुआ था, तो थोड़ा सा ये लोकेशन आपको याद होनी चाहिए। प्रत्येक हमले के बाद अल्लूरी अपने द्वारा लिखे गए एक पत्र को पीछे छोड़ देते थे। उनके द्वारा किए जाने वाले हमलों की एक और पहचान यह थी कि वह अगले हमले की तारीख व समय की घोषणा करते हुए पुलिस को चेतावनी भी देते थे। तो बहुत बड़ी बात है, मतलब खुली चेतावनी कहेंगे इसको। एक तो पर्चा भी छोड़ते थे, जो लूटते थे अपने पहचान का पर्चा भी छोड़ते थे, ऊपर से अगली बार वो कब लूटेंगे इसका भी डेट समय सब बता करके चुनौती देते थे। ब्रिटिश सेना द्वारा अथक प्रयास करने के बाद 7 मई 1924 को उन्हें पकड़ लिया गया और उनकी हत्या कर दी गई। थोड़ा सा ये देखते हैं। कोमाराम भीम, वह तेलंगाना के एक गौड़ आदिवासी नेता थे। वह अल्लूरी सीताराम राजू और बिरसा मुंडा से प्रेरित थे। उन्होंने आदिवासी स्वतंत्रता और उनके अधिकारों हेतु लड़ने के लिए जल जंगल जमीन का नारा दिया। तो जल जंगल जमीन का नारा किसने दिया था? तो कोमाराम भीम ने दिया था। ये भी ध्यान रखेंगे। यहाँ पर जल जंगल जमीन का नारा अल्लूरी सीताराम राजू के द्वारा नहीं दिया गया था। तो आपसे घुमा करके पूछ देगा कि ये जो जल जंगल जमीन का नारा है वो अल्लूरी सीताराम राजू के द्वारा दिया गया था, तो वो गलत हो जाएगा आपका। यहाँ पर ये अल्लूरी सीताराम राजू और बिरसा मुंडा से काफ़ी प्रेरित थे और ये गोंड आदिवासी नेता थे, और इन्होंने ही क्या किया था, ये कोमाराम भीम ने ही जल जंगल जमीन का नारा दिया था। उन्होंने निजामों के लिए गोंडू और कोया के युवकों के साथ एक गुरिल्ला सेना का गठन किया। इन्होंने भी गुरिल्ला सेना का गठन किया था। तो ये भी चीज़ें थोड़ा सा आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब अगला है हमारा सुर्खियों में रहे अन्य व्यक्ति और व्यक्तित्व से आपका क्वेश्चन पूछता ही है, तो इसको देखते हैं। इसमें सबसे पहले हैं आचार्य चरक। तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने चिकित्सा शिक्षा की शुरुआत करने वाले छात्रों हेतु संशोधित महर्षि चरक शपथ की सिफारिश की थी। आचार्य चरक का जन्म कश्मीर में हुआ था। इन्हें प्राणाचार्य चरक के नाम से तथा भारतीय चिकित्सा के जनक के रूप में भी जाना जाता है। वह एक आयुर्वेदिक चिकित्सक थे और राजा कनिष्क के दरबारी चिकित्सक माने जाते थे। कनिष्क के दरबार में रहने वाले अन्य विद्वानों में वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन, पार्श्व आदि शामिल थे। उन्होंने चरक संहिता की रचना की थी, जो आयुर्वेद पर एक संस्कृत ग्रंथ है। यह मनुष्यों के बुनियादी शरीर क्रियात्मक और संरचनात्मक विवरण, त्रिदोष मतलब वात, पित्त एवं कफ आदि विषयों से संबंधित थे। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि ये चर्चा में था क्यों। तो कहा जा रहा है ऐसा कि मेडिकल शिक्षा की शुरुआत करने वाले छात्रों को महर्षि चरक का शपथ दिलवाया जाए। दूसरा, इनका जन्म कहाँ हुआ था। तीसरा, ये किसके दरबारी चिकित्सक थे। ठीक है। अन्य विद्वान जो थे कनिष्क के दरबार से, वो कौन कौन से जो संबंधित थे। चरक संहिता की रचना इन्होंने की थी। और चरक संहिता है क्या, तो यह आयुर्वेद पर एक संस्कृत ग्रंथ है, ये ध्यान रखेंगे। त्रिदोष में क्या क्या शामिल है, ये ध्यान रखेंगे। चरक संहिता महर्षि भारद्वाज को समर्पित है। तो चरक संहिता जो है वो किसको समर्पित है, तो महर्षि भारद्वाज को, क्योंकि यह कई बीमारियों के उपचार के लिए महर्षि भारद्वाज के छंदों के साथ अथर्ववेद से संबंधित है। तो ये जो चरक संहिता है ये किस वेद से संबंधित है, तो ये भी ध्यान में देंगे। हालांकि अथर्ववेद में चिकित्सा वगैरह की व्याख्या की भी गई है। सामवेद में संगीत का है, अथर्ववेद में आयुर्वेद का है, यजुर्वेद में कर्मकांड वगैरह का है। ठीक है। तो आपको किस वेद में क्या चीज़ें हैं, अगर वो चीज़ें आपको वहाँ पर पता है, तो यहाँ पर अगर देता भी है कि जो चरक संहिता है तो ये किस वेद से संबंधित है, तो यहाँ पर अगर यजुर्वेद, यमवेद वगैरह देता भी है तो आप क्या करेंगे, तुरंत पकड़ लेंगे कि नहीं, आपने यहाँ पर पढ़ा था अथर्ववेद में है, तो यहाँ पर वो दोनों ऑप्शन आपके गलत हैं। तो उसमें से किसी को भी एक देगा तो आप तुरंत एलिमिनेट कर पाएंगे। तो आप अगर स्टार्टिंग में पढ़े होंगे एनसीईआरटी को, तो उसमें बहुत ही बखूबी तरीके से इन चीज़ों को दिया गया है। ठीक है। आयुर्वेद पर अग्निवेश संहिता का उल्लेख भी चरक संहिता में किया गया है।
तो ये अग्निवेश का भी उल्लेख किस में है, तो चरक संहिता में ही है। ठीक है। देव सहाय पिल्ले, अब इनके बारे में देखते हैं। देव सहाय पिल्ले ब्लेस्ड लाजास्टर को वेटिकन रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा संत की उपाधि प्रदान की गई है। तो ये जो देव सहाय हैं इनको वेटिकन रोमन कैथोलिक चर्च में एक संत की उपाधि दी गई है। यह संत की उपाधि प्राप्त करने वाले भारत के पहले आदमी हैं। तो यहाँ पर बात पहले की आ गई है, तो इस हिसाब से ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि पहला हमेशा पूछ लेता है। तो चाहे वो पीसीएस हो या यूपीएससी हो, तो यहाँ पर आपसे पूछ लेगा, तो आप इनका नाम ध्यान में रखेंगे और इनको कहाँ पर दी गई है, ये किस चर्च के द्वारा ये संत की उपाधि प्रदान की गई है, तो इसका भी नाम आप ध्यान रखेंगे, वेटिकन रोमन कैथोलिक चर्च के द्वारा। अब इनके जन्म के बारे में देख लेते हैं, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था कन्याकुमारी जिले तमिलनाडु के नट्टलम गांव में हुआ था। उन्होंने त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा के दरबार में अपनी सेवाएं दी थीं। तो देखिए मतलब इंसान कब क्या से क्या बन जाए कोई नहीं जानता है। कहीं ये कभी ये दरबार में सेवा देते थे और आज देखिए संत की उपाधि इनको मिल गई। वे त्रावणकोर के शाही घराने की सेवा करते हुए डच ईस्ट इंडिया कंपनी के एक कप्तान के संपर्क में आ गए थे। इसके कुछ वर्ष बाद 1745 ईस्वी में कैथोलिक ईसाई बन गए थे। ईसाई धर्म अपनाने के बाद पिल्ले ने लाजास्त्र नाम रख लिया था। इसका अर्थ है ईश्वर ही मेरी सहायता है। तो इस नाम का अर्थ भी ध्यान रखेंगे आप, इस नाम का मतलब क्या है। ठीक है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, अभी ये कहाँ पर संत बने हैं और ये किसके दरबार से संबंधित है, ये 4 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। छत्रपति संभाजी, अभी हमने साहू जी के बारे में पढ़ा, अब ये संभाजी हैं। तो महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद और उस्मानाबाद शहरों के नाम बदलकर क्रमशः छत्रपति संभाजी नगर और धाराशिव करने की मंजूरी दे दी है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर औरंगाबाद का नाम क्या किया गया है, छत्रपति संभाजी नगर, और जो उस्मानाबाद है उसका नाम क्या किए हैं, ये धाराशिव किया गया है। तो आपसे ये पूछ सकता है, औरंगाबाद को मूल रूप से खड़की कहा जाता था। इसे 1610 ईस्वी में मलिक अंबर ने बसाया था। तो औरंगाबाद को किसके द्वारा बसाया गया था, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो औरंगाबाद को मलिक अंबर के द्वारा बसाया गया था। ये पीसीएस वाले जो 14 मई को पीसीएस है वो भी ध्यान देंगे। पीसीएस में भी ये सारे फैक्ट्स आपसे पूछ लेगा, जैसे कि ये पीसीएस में आपसे पूछ लेगा कि अभी हाल ही में किनको संत की उपाधि दी गई है, उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, वो किसके दरबार से संबंधित थे। इसमें भी आपसे पूछ लेगा कि चरक संहिता है, इसके लेखक कौन हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था, किसके दरबार में रहते थे, अन्य दरबारी कवि और कौन कौन से, किस भाषा में ये लिखा हुआ है, त्रिदोष क्या क्या हैं। ठीक है। तो ये पीसीएस के साथ साथ आपका यूपीएससी के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इन चीज़ों को आप अच्छे से अगर करके जाएंगे तो भी इजीली आप अपने क्वेश्चन सही करके आ जाएंगे। दक्कन पर औरंगजेब के शासन के दौरान यह उसका मुख्यालय बन गया था। इस कारण इसका नाम बदलकर औरंगाबाद कर दिया गया था। तो आपसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किस कारणों से महाराष्ट्र में औरंगाबाद नाम पड़ा। तो ध्यान देंगे औरंगाबाद को जो मतलब उस टाइम पे कुछ और नाम रहा होगा, हालांकि यहाँ पर दिया नहीं है। अच्छा, दक्कन, तो ध्यान देंगे दक्कन पर जब औरंगजेब ने अपना शासन स्थापित किया तो इसने क्या किया कि इसको अपना मुख्यालय बनाया। इसी कारण इसका नाम बदलकर औरंगाबाद कर दिया गया। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या करता है आपसे कारण भी पूछ लेता है। संभाजी छत्रपति शिवाजी ये मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे, जैसा कि आप सभी को ये पता ही होगा कि सबसे बड़े पुत्र थे। तो ये संभाजी छत्रपति शिवाजी के सबसे बड़े बेटे थे। अपने पिता की मृत्यु के बाद वे मराठा साम्राज्य के दूसरे शासक बने। तो ध्यान देंगे ये जो कि पुत्र थे तो जाहिर सी बात है कि दूसरे शासक ही बनेंगे, लेकिन संभाजी और साहू जी में आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। शिवाजी के बाद से संभाजी शासक बने थे। संभाजी को अपने लोगों और धर्म की रक्षा हेतु अपने जीवन का बलिदान देने के लिए याद किया जाता है। संभाजी द्वारा लिखित पुस्तकें, तो ये पुस्तकें भी आपसे पूछ लेता है। एक तो संस्कृत ग्रंथ है जिसका नाम है बुध भूषण, ये इसमें राजनीति की बातें की गई हैं। नायिका भेद, नखशिक तथा सात शतक, उन्होंने इन पुस्तकों की रचना ब्रज भाषा में की। तो ये जो नायिका भेद, नखशिक तथा 7 शतक है,
तो इन पुस्तकों की भाषा ब्रज भाषा में की गई है, तो ये भी ध्यान में देंगे। और ये जो बुधभूषण है ये राजनीति से संबंधित है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मैं फिर से बता रही हूँ आपको, क्योंकि क्या करता है बुक का नाम जरूर पूछता है, या बुक का नाम नहीं पूछेगा तो एक लंबा चौड़ा ऊपर स्टेटमेंट दे देगा और नीचे 3-4 लोगों का नाम डाल देगा, फिर आपसे पूछ लेगा कि किसके बारे में कहा जा रहा है, इन निम्नलिखित में से कौन इससे संबंधित है। दारा शिकोह, हाल ही में उपराष्ट्रपति ने दारा शिकोह द्वारा लिखी गई पुस्तक नज़्म उल बहरैन, इसको नज़्म उल बहरीन भी कहते हैं, के अरबी संस्करण का विमोचन किया है। तो ध्यान देंगे सबसे पहले यही कि ये जो नज़्म उल बहरीन है ये किसकी रचना है, तो ये है दारा शिकोह की। और इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया है, तो ये किया गया उपराष्ट्रपति के द्वारा। और ये किस में है, तो ये अरबी संस्करण है, ये अरबी में लिखा हुआ है। नज़्म उल बहरीन का अर्थ है 2 महासागरों का संगम, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में देंगे कि इसका मतलब क्या है। इसमें हिंदू धर्म वेदांत और इस्लाम सूफीवाद 2 महासागरों का संगम, इसलिए इसको नाम दिया गया क्योंकि इसमें हिंदू धर्म के वेदांत और इस्लाम धर्म के सूफीवाद के बीच समानता का वर्णन किया गया है। दारा शिकोह मुगल सम्राट शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र था। वह अपने भाई औरंगजेब के विरुद्ध उत्तराधिकार का युद्ध हारने के पश्चात मारा गया था। उसे एक उदार मुस्लिम के रूप में वर्णित किया जाता है। उसकी सूफी रहस्यवाद में गहरी रुचि थी। तो ध्यान देंगे किसमें ये रुचि रखता था, तो सूफी रहस्यवाद में। वह अपने आध्यात्मिक मार्गदर्शक मुल्ला शाह द्वारा शुरू किए गए सूफीवाद के कादरी सिलसिले का अनुयायी था। तो ये कादरी सिलसिले का अनुयायी था। और ये जो औरंगजेब था ये नक्शबंदी सिलसिले का अनुयायी था, इसलिए ये बहुत ज़्यादा कट्टर था। इस चित्रों पर बैन लगा दिया, शराब, तंबाकू, फिर त्यौहार मनाने पर, रंग लगाने पर, इन सारी चीज़ों पर, इसने संगीत पर, क्योंकि ये नक्शबंदी संप्रदाय से संबंधित था, नक्शबंदी से संबंधित था, तो ये कुछ ज़्यादा ही कट्टर था। इसको जिंदा पीर भी कहा जाता था, क्योंकि जब ये दक्कन के क्षेत्र में जब युद्ध लड़ रहा था तो ये सोता नहीं था, ना ही सोता था और ना ही अपने सैनिकों को सोने देता था। तो इसलिए इसको कहते थे कि जिंदा पीर है, मतलब जगता ही रहता है, इसलिए इसको जिंदा पीर की उपाधि दी गई है। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि पूछ लेगा आपसे कि निम्नलिखित में से किसको जिंदा पीर की उपाधि दी गई है, तो वो औरंगजेब को दिया गया है। ठीक है, और ये किस सिलसिले से संबंधित है ये भी ध्यान में रखेंगे, नक्शबंदी से था। और इसका भाई जो था ये कौन था, ये दारा शिकोह। तो ये कादरी सिलसिले का अनुयायी था और ये उदार था, क्योंकि कादरी जो लोग होते थे वो काफ़ी उदार होते थे। उसने फारसी में भगवत गीता के साथ साथ 52 उपनिषदों का भी अनुवाद किया। तो ध्यान देंगे फारसी में भगवत गीता का अनुवाद किसने किया था, तो इसी ने किया था। और किस भाषा में किया था, तो फारसी में किया था, क्योंकि फारसी इनकी दरबारी भाषा होती थी, जिसका पहले केवल कुछ उच्च जाति के हिंदुओं को ही ज्ञान था। दारा शिकोह की अगर और रचनाएं देखें हम, तो सफ़ीनात अल औलिया, सकीनात अल औलिया, रिसाला ए हकनुमा, सासियात या हसनात अल आरिफीन, अक्सीर ए आज़म, जग बसिस्त और तर्जुम ए अकवाल ए वासिली। तो देखिए इतना नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है, ये आप छोड़ सकते हैं। ये याद रखना होगा आपको कि ये किसके लिए अभी हाल ही में ये रहा है, तो न्यूज़ में रहा है, तो वो आपको याद होनी चाहिए। नज़्म उल बहरीन किसकी रचना है और किस भाषा में है और इसका विमोचन किसने किया है, तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अब आते हैं दादा भाई नौरोजी। 1892 में दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति थे। तो ये भी ध्यान में रखेंगे आप कि ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति थे। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये कब चुने गए थे, तो 1892 में। वर्ष 2022 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में उनके चुने जाने की 130वीं वर्षगांठ मनाई गई है। इनकी अगर हम प्रमुख उपलब्धियों की बात करें तो उन्होंने धन की निकासी का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। उन्होंने भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की विस्तृत आर्थिक आलोचना की थी। तो ये आप सभी को पता है कि धन के निष्कासन का सिद्धांत सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो ये किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। वे बॉम्बे एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य थे। यह पश्चिमी भारत में राजनीतिक मुद्दों पर विचार करने वाला पहला संघ था। आपसे ये भी पूछ लेगा
हालांकि ये आप अगर विज़न का टेस्ट सॉल्व कर रहे होंगे तो ऐसा किया है कि वे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के चुने जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति थे। उन्होंने बॉम्बे एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य के रूप में उनको चुना गया। वे पश्चिमी भारत में राजनीतिक मुद्दों पर विचार करने वाले वे बॉम्बे एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य थे। और ये जो बॉम्बे एसोसिएशन था ये पश्चिमी भारत में राजनीतिक मुद्दों पर विचार करने वाला पहला संघ था। ऐसे करके 5-6 लाइन इतना बड़ा मतलब ऐसे करके लिखा है और फिर नीचे 4 लोगों का नाम दे दिया है। तो यदि आप विज़न के भी टेस्ट सॉल्व कर रहे होंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको विज़न का तो है ही, और ये विज़न का आप पढ़ भी रहे हैं तो सारे क्वेश्चन यहीं से हैं। जितने भी PT 365 है, मंथली मैगजीन है, वहीं से मिला करके सारे आए हुए हैं। तो मेरे हिसाब से तो 28 टेस्ट है टोटल 2023 का। तो अगर आप ये 28 के 28 कर लेते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, केवल इसलिए टेस्ट मत दीजिएगा कि मेरे नंबर कितने आ रहे हैं, मैं अटेंड कितना कर रहा हूँ। नॉलेज के लिए टेस्ट अगर देंगे आप, और जितना भी है इस टेस्ट का अगर आप सॉल्यूशन ढंग से कर लेंगे 28 के 28 को, तो कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन आपकी यहाँ से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से आपको मिल जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि इस तरीके से इसमें दिया गया है। जैसे आप यहाँ पढ़ रहे हैं, अब ये दे दिया तो ये सारी चीज़ें आपको सॉल्यूशन में दे देगा। मतलब सॉल्यूशन भी बहुत ही बेहतर तरीके से विज़न वालों ने किया है। तो मेरे हिसाब से अभी भी समय है, अगर आपने नहीं दिया है तो डेली अगर आप एक एक टेस्ट भी निकालते हैं तो आराम से आप कर ले जाएंगे। ठीक है। उन्होंने ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में से एक थे। वे राष्ट्रगुफ्तार पत्रिका के संस्थापक थे। प्रमुख कृतियाँ पॉवर्टी ऑफ इंडिया, पॉवर्टी, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया आदि का भी इन्होंने क्या किया था, इनकी कृतियाँ हैं आदि भी, तो ये भी ध्यान देंगे। और 2021 में अगर जिन्होंने PCS का एग्ज़ाम दिया होगा तो पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के बारे में क्वेश्चन पूछा भी गया है। ये पूछा था कि इसको दादा भाई नौरोजी ने कब लिखा था, तो 1901 था उसका आंसर। ठीक है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप भी फर्स्ट रैंक ला सकते हैं, इतनी क्षमता है आप में, बशर्ते आपको इन बारीकियों को पकड़ करके चलना होगा। तो यहाँ से आपको जो ध्यान रखना है, एक तो ये कि ये ब्रिटिश ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। धन की निकासी का सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया, और इनकी रचनाएं क्या क्या थी ये आपको याद होनी चाहिए। अब ऊदा देवी के बारे में देख लेते हैं। तो 16 नवंबर को उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर ऊदा देवी की शहादत की स्मृति में कार्यक्रम आयोजित किए गए। ऊदा देवी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ 1857 के विद्रोह में शामिल हुई थी। वह एक दलित स्वतंत्रता सेनानी थी। वह अवध की बेगम हजरत महल के शाही रक्षक दल का हिस्सा भी थीं। वह लखनऊ में हुए युद्ध में अपने साहसिक संघर्ष के लिए प्रसिद्ध हैं। इसे सिकंदर बाग का युद्ध भी कहा जाता है। तो थोड़ा सा बस इतना ध्यान रखिएगा ऊदा देवी कौन थी। तो ये एक स्वतंत्रता सेनानी थी, दलित स्वतंत्रता सेनानी थी, और उन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। बस पिंगली बकैया आप सभी को पता है, सबसे पहले हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज हैं उसके ये शिल्पकार थे। तो देखते हैं इनके बारे में। राष्ट्र ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज के शिल्पकार पिंगली बकैया को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उनका जन्म आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में हुआ था। तो जन्म उनका कहाँ पर हुआ था, तो आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में हुआ था। नाम से लग रहा है कि अंग्रेज़ थे, बट ये अंग्रेज़ नहीं थे। वह एक स्वतंत्रता सेनानी और एक गांधीवादी थे। ध्यान दीजिएगा, ये गांधीवादी थे। वे स्वतंत्र भारत की भावना का पर्याय बन गए थे। उन्होंने वर्ष 1921 में राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक के लिए एक नया ध्वज तैयार किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे वर्ष 1931 में आधिकारिक तौर पर अपनाया था। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर कह रहा है कि वर्ष 1921 में राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक के लिए इन्होंने ध्वज को तैयार किया, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे 1931 में आधिकारिक तौर पर अपनाया। लेकिन राष्ट्र ध्वज का दर्जा कब दिया गया इसे, तो राष्ट्र ध्वज का दर्जा दिया गया 22 जुलाई, कई बार पूछा है PCS में, 22 जुलाई 1947 को। ये चीज़ें आपको ये डेट बखूबी याद होनी चाहिए। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज के रूप में इसे मान्यता दी गई, इस झंडे को, भारतीय झंडे को। तो और कांग्रेस ने इसे
आधिकारिक तौर पर कब अपनाया था? तो 1931 में। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसने उस साँचे के रूप में कार्य किया जिस पर वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज विकसित हुआ है। तो आप देख सकते हैं पहले कैसा था, पहले केसरिया नीचे था, सफ़ेद ऊपर था और जो हरा है वो बीच में था। फिर आया, फिर केसरिया ऊपर हुआ, फिर बीच में सफ़ेद हुआ, नीचे हरा हुआ और अब इसमें क्या है? अशोक के चक्र की तीलियां हैं। पहले चरखे का निशान था। तो आप देख सकते हैं ये झंडा आज जो हम झंडे का वो करते हैं, झंडे के रूप में देखते हैं, झंडे का सम्मान करते हैं, वो तीसरी बार में बना है, ठीक है। अब देखते हैं ब्रजबासी लाल के बारे में, बीबी लाल। तो हाल ही में वयोवृद्ध पुरातात्विक बीबी लाल का निधन हो गया। अच्छा, ये निधन हुआ था, बहुत चर्चा में रहा था, सही है, ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। उन्होंने हड़प्पा सभ्यता और महाभारत काल से जुड़े स्थलों पर बड़े पैमाने पर कार्य किया था। उन्होंने सिंधु गंगा मैदान और ऊपरी यमुना गंगा दोआब में अनेक चित्रित धूसर मृदभांड स्थलों की खोज की थी। उन्होंने वर्ष 1968 से वर्ष 1972 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में भी कार्य किया था। इसके अलावा उन्होंने कई यूनेस्को समितियों में भी कार्य किया। उन्होंने 1970 के दशक के मध्य में अयोध्या स्थल पर खुदाई के दौरान मंदिर जैसे स्तंभों की खोज की थी। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि इन्होंने अयोध्या स्थल पर खुदाई के दौरान मंदिर जैसे स्तंभों की भी खोज की, जहां वर्तमान में राम मंदिर बनाया जा रहा है। तो ये इससे थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि बात यहाँ पर की जा रही है कि इन्होंने हड़प्पा सभ्यता और महाभारत काल से जुड़े स्थलों पर बड़े पैमाने पर कार्य किया था। तो आपसे यहाँ पर अब बात यहाँ जिक्र कर दिया है हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो एनसीईआरटी में हालांकि मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है 12वीं क्लास की एनसीईआरटी में। तो यहाँ पर आपसे पूछ लेगा तो हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता कौन कौन से थे, किस किस स्थलों के। सबसे पहले आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि हड़प्पा की खोज किसने की थी। हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1921 में। और ये हड़प्पा है कहाँ पर? तो ये वर्तमान पाकिस्तान में है। वर्तमान पाकिस्तान के कहाँ पर है वहाँ भी पूछ लेगा। तो मोंटगोमरी में, ठीक है, रावी नदी के तट पर। ये भी ध्यान देंगे, रावी नदी के तट पर। ठीक इसी प्रकार से मोहनजोदड़ो के बारे में भी देख लीजिए थोड़ा सा। मोहनजोदड़ो जो फेमस साइटें हैं उनके खोजकर्ता के बारे में आपको पता होना चाहिए। मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? तो राखलदास बनर्जी। कब किया गया था खोज? तो 1922 में। 21-22 में कंफ्यूज नहीं होना, इन्होंने किया था 1921 में और इनके द्वारा किया गया था 1922 में। और ये कहाँ पर है? तो ये भी है तो पाकिस्तान में ही, लेकिन ये भी कहाँ है? पाकिस्तान में, लेकिन ये है लरकाना ज़िले में, लरकाना। तो यहाँ पर लरकाना है और यहाँ पर मोंटगोमरी है। तो ये भी ध्यान में आप रखेंगे। और ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये सिंधु नदी पर है। सिंधु, ये नहीं कि आपको ये रावी पर है तो ये भी रावी पे ही होगा। ये सिंधु पर है, ये रावी पर है। तो देख सकते हैं सारी चीज़ें यहाँ पर क्या है, अलग अलग हैं, ठीक है। इसी प्रकार रोपड़ की अगर हम बात करें, रोपड़ तो रोपड़ कहाँ है? पंजाब में है। किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर, सतलज नदी पे है ये, पंजाब में। खोजकर्ता कौन थे? तो यज्ञदत्त शर्मा थे। और कब किया था खोज इन्होंने? तो 1953 में। फिर लोथल का देख लेते हैं, अब कर ही रहे हैं तो कर लेते थोड़ा सा। लोथल ये कहाँ पर है आपका? तो ये गुजरात में है। गुजरात में भी कहाँ? तो अहमदाबाद। इसकी खोजकर्ता कौन थे लोथल के? तो रंगनाथ राव ये थे, ठीक है। और खोज कब किए थे ये? तो 1954 में। और लोथल कहाँ पर है? मैंने कई बार आपको एनसीईआरटी में बताया है, भोगवा
नदी पे। लोकेशन आपसे पूछ लेता नदियों का। कालीबंगा, इसके बारे में आपको बता दी। जुते हुए खेतों के साक्ष्य, अग्नि वेदिकाएँ यहाँ पर मिली हैं। ठीक है, तो ये कालीबंगा कहाँ पर है? ये है आपका राजस्थान में। राजस्थान में भी कहाँ? तो गंगानगर में, गंगा नगर। खोजकर्ता कौन थे? तो अमलानंद घोष, अमलानंद घोष। कालीबंगा किस नदी पर है? घग्गर नदी पे, घग्गर नदी पे। और ये खोज कब हुआ था इसका? तो 1953 में। ये भी ध्यान में आप रखेंगे। फिर चनहुदड़ो, चनहुदड़ो आपका कहाँ है? ये भी आपका है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में भी कहाँ? तो सिंधु नदी के तट पर। सिंधु नदी के तट पाकिस्तान में, सिंध में है ये, सिंध में, सिंधु नदी के तट पर, सिंध में नदी, सिंधु, सिंधु। खोज कब हुआ था? तो 1934 में। ठीक है, फिर सुतगा गैंडोर के अगर हम देखें, सुतका गैंडोर, सुतका गैंडोर, ये कहाँ है आपका? तो ये भी पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कहाँ? तो बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान में। खोज किसने किया था? तो आरएल स्टाइन ने, आरएल स्टाइन ने किया था। कब? तो 1927 में। और ये किस नदी पर है? तो दाश्क नदी पर है, दाश्क। ठीक है, दाश्क नदी पर है ये। कोट दीजी आपका कहाँ पर है? कोट दीजी, कोट दीजी, ये भी आपका पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में भी कहाँ? तो सिंध में, सिंध में। खोजकर्ता कौन थे? तो फजल अहमद खां, फजल अहमद खान। कब किया गया था खोज? तो 1955 में। किस नदी के किनारे है? तो सिंध है, तो सिंधु नदी के ही किनारे है, सिंधु नदी के किनारे। आलमगीरपुर आप सभी को पता होगा, उत्तर प्रदेश वाले ध्यान देंगे। आलमगीरपुर, जो यूपीपीसी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं सभी लोग। आलमगीरपुर कहाँ है आपका? तो ये यूपी में है। यूपी में कहाँ? तो मेरठ में, मेरठ में। खोजकर्ता कौन थे? तो यज्ञदत्त शर्मा। किस नदी पर है? सन छोड़ दीजिए, हिंडन नदी पे है। सन कहाँ तक याद रखेंगे आप? सुरकोटदा कहाँ है? सुरकोटदा आपका कहाँ पर है? तो ये है गुजरात में। और गुजरात में भी कहाँ? तो कच्छ में। लोथल कहाँ है? अहमदाबाद में, ये कच्छ में है। ठीक है, खोजकर्ता कौन थे? जगपति जोशी, जोशी थी। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान में आप रखेंगे। रंगपुर आपका कहाँ है? ये भी गुजरात में ही है, रंगपुर, गुजरात। रंगनाथ ने भी हमने देखा था, खोज किया था किसका? लोथल का। तो ये है रंगपुर। अच्छा नहीं, मैं एक साथ गलत बता दिया। अच्छा नहीं नहीं, लोथल का ही किया था रंगनाथ ने। तो ये रंगपुर है गुजरात का, खुद ही पढ़ के खुद ही भूल रही हूँ। तो ये गुजरात में है। गुजरात में भी कहाँ? तो काठियावाड़। गंगूबाई मूवी आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर है ये चीज़, वहाँ पर है ये। खोजकर्ता कौन थे? तो ये इसके भी रंगनाथ ही थे, रंगनाथ राव। और ये किस नदी पर है? तो सुखभादर। आपसे ये भी पूछ लेगा कि सुखभादर नदी कहाँ पर है? तो ये सुखभादर है गुजरात में। ठीक इसी प्रकार बालाकोट, बालाकोट कहाँ है? ये भी आपका पाकिस्तान में है। हालांकि बस लोकेशन ध्यान रखिएगा किस नदी पर है? अरब सागर। खोजकर्ता की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं पूछेगा, फेमस ही पूछेगा। ठीक है, सुतका कोह भी आपका पाकिस्तान में है, तो भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ध्यान रखिएगा सुतका कोह। बालाकोट और सुतका गंडोर नहीं है, ये सुतका कोह है, सुतका कोह हाँ है यहाँ पर। ठीक है, सुतका कोह। हाँ, ये बनावली वाला इम्पोर्टेंट है आपका। बनावली कहाँ है? हरियाणा। हरियाणा में भी कहाँ है? तो हिसार,
हिसार में है। खोज किसने किया था? तो आर.एस. बिष्ट ने, आर.एस. बिष्ट ने, बस इतना ध्यान रखिएगा। फिर आपका धौलावीरा, धौलावीरा किसके लिए प्रसिद्ध था? तो अपने जल संचयन प्रणाली के लिए। धौलावीरा कहाँ है? तो गुजरात में। गुजरात में भी कहाँ? तो कच्छ में, कच्छ में है। खोज तो जेपी जोशी, जेपी जोशी के द्वारा किया गया था। मांडा आपका कहाँ है? मांडा जम्मू कश्मीर में है। खोज जेपी जोशी, किस नदी पर? तो चिनाब नदी पर, चिनाब नदी पर है ये। दाइमाबाद आपका यूपी में है, यहाँ लिख देती हूँ दाइमाबाद, नहीं सॉरी, दाइमाबाद यूपी में नहीं है। दाइमाबाद आपका कहाँ है? महाराष्ट्र में है, ठीक है, महाराष्ट्र में है दाइमाबाद। दाइमाबाद आपका महाराष्ट्र में है। खोजकर्ता तो वो थे बोप, खोजकर्ता छोड़ दीजिए, नदी के किनारे, कौन से नदी के किनारे है ये ध्यान रख लीजिए, प्रवरा नदी के किनारे है, प्रवरा, दाइमाबाद, ठीक है। देसलपुर कहाँ है? गुजरात में, गुजरात में, बस इतना ध्यान रखिए। फिर आपका एक लास्ट बच रहा है राखीगढ़ी, हालांकि इसको हम लोगों ने करंट्स में पढ़ा है। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा। खोज किसने किया था? तो अमरेंद्र, अमरेंद्र के द्वारा किया गया था इसका खोज, तो अमरेंद्र नाथ। तो इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको अलग से बताई जा रही हैं और ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको चलो खोजकर्ता के नाम नहीं पता है तो इसका लोकेशन ज़रूर आपको पता होना चाहिए इन सारी चीज़ों का, ठीक है, क्योंकि लोकेशन किस नदी पर है, कहाँ है, ये आपसे पूछ लेता है। चंगुदड़ो कहाँ है ये पूछा था, मोंजोदड़ो कहाँ है ये भी आपसे पूछ लेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तो अगला है हमारा बौद्ध और जैन धर्म, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है, यहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। देखिए विजन जितने भी टॉपिक्स को उठाता है बहुत अच्छे तरीके से बताता है उन सारी चीज़ों के बारे में। फिर से यही कहूँगी कि यदि आप लोगों ने बेसिक भी नहीं पढ़ा है तो इस चीज़ को बखूबी अच्छे से पढ़ लीजिए। आपका बेसिक यहाँ से कम 60 से 70% यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।